अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। आज भी इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे IMF के हवाले से। हमने ये देखा कि माशी तौर पर पाकिस्तान की जो हालत है वो गैर मुस्तहकम नज़र आ रही है। आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे रही है, अशय ख़ुरनोश है, उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और IMF से मुज़ाकरात भी जारी हैं इसी असना में। और इस हवाले से भी कुछ ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि पेशरफ़्त आगे नहीं बढ़ी, मगर अगर हुकूमती मौक़िफ़ जाना जाए तो हुकूमत ये कहती है कि नहीं, ऐसा कोई जो तासुर दिया जा रहा है हम उसकी तरदीद करते हैं और IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं बड़ी अच्छी समत में जारी हैं। इसके साथ साथ दूसरे मौजू के ऊपर बात करेंगे, FATF के हवाले से बात करेंगे। FATF ने एक बार फिर से हमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फ़ैसला किया है, मज़ीद डूमोर का मुतालबा किया है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अहम दौरा हुआ है DG ISI के हमरा। उस हवाले से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं तालिबान के सामने, उनके ऊपर भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले जो है हम बात करेंगे IMF के मुज़ाकरात के हवाले से। हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त नवीद अमान ख़ाब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं, कालम निगार भी हैं और बहुत सारी जो कुतब हैं उनके मुसन्नफ़ भी ये रहे हैं और लिखते रहते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और इसके साथ साथ वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है मेहताब हैदर ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हैं, दी न्यूज़ और जंग के लिए लिखते भी रहते हैं। माशी हवाले से इनकी काफ़ी ग्रिप रही है इन तमाम अमूर के ऊपर। सर, आपका भी खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में मेहताब हैदर साहब। जी, थैंक यू वेरी मच जी। मेहताब भाई, सबसे पहले आपसे ही शुरू कर लेते हैं। ये बताइएगा कि IMF के साथ मुज़ाकरात हमारे जारी हैं, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि बड़ी अच्छी समत में जो है वो जारी है, जबकि ख़बरें कुछ ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि अच्छी समत नहीं है, कुछ पेशरफ़्त नहीं हो सकी। और इसके साथ साथ ये भी बता दिएगा कि क्या IMF हमसे मज़ीद डूमोर का मुतालबा कर रहा है, और अगर हम डूमोर के मुतालबे को मान लेते हैं और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है क्या, माने या ना माने, हमने तो IMF के प्रोग्राम में जाना ही जाना है। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बुनियादी तौर पे हुकूमत और IMF जो भी स्टेटमेंट्स देते रहे, लेकिन एक बात है जो फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि अभी तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं वो अभी तक जो है वो नहीं हुआ। सही। और उसकी निशानी ये होगी कि जब भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, उस पे जब दोनों साइड्स का इत्तेफाक हो जाता है तो उसका तरीकाकार ये है कि या तो IMF की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हो जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक अलग प्रेस रिलीज जारी करती है, और अगर वो रिव्यू अच्छा कंप्लीट हुआ हो तो फिर ऐसे भी होता है कि एक ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग हो जाती है। सही। आप देख लें कि टेक्निकल लेवल टॉक्स 4 अक्टूबर को शुरू हुई और फिर उसके बाद 13 से 15 अक्टूबर तक स्टेपुलेटेड टाइम था। हालांकि अनाउंस नहीं किया था, लेकिन ये बताया गया था कि पॉलिसी लेवल टॉक्स होंगी। और उस वक्त जब शौकत तरीन साहब अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्योंकि अभी वो आपको पता होना चाहिए और आपके देखने वालों को कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, बल्कि वो एडवाइजर टू PM ऑन फाइनेंस और रेवेन्यू बन चुके हैं। क्योंकि 16 अक्टूबर तक उन्हें सेनेट या कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होना था। 6 माह का अरसा दरकार था जब उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर तैनात किया गया था। तो उस अरसे में ना तो उन्हें कौमी असम्बली का मेंबर और ना ही सेनेटर मुंतखब करवाया जा सका। बिल्कुल। तो फिर प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की समरी के ऊपर उनको दोबारा से एडवाइजर जो है वो तैनात कर दिया। तो वो वहां पे थे और उनका बुनियादी मकसद यही था कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन हो। लेकिन आप देखें कि वो साइन नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि एक बात जो हुकूमत पाकिस्तान को तस्लीम करनी चाहिए वो ये है कि जो लास्ट बजट उन्होंने पेश किया था, वो बजट अपनी तमाम रेलेवेंस जो है वो खो चुका है, जो लास्ट जून में फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया था। और बुनियादी तौर पे उसकी वजह ये है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। आप ये देखें कि फिस्कल साइड पे बड़ी मैसिव एडजस्टमेंट की जरूरत है और IMF ये कह रहा है कि आपको फिस्कल साइड पे, मॉनेटरी साइड पे और एक्सचेंज रेट की साइड पे एक बड़ी एडजस्टमेंट की जरूरत है। अब मैं आपके देखने वालों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये जो टेक्निकल लैंग्वेज में एडजस्टमेंट कहते हैं, इससे आम आदमी के लिए मकसद क्या है।
इसके लिए मकसद ये है कि आप 500 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाएं। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सों में क्या है कि जीएसटी की एग्जम्पशंस बढ़ाएं। इनकम टैक्स में जो हायर इनकम ब्रैकेट्स है, सैलरीड क्लास है उसके और नॉन सैलरीड क्लास के कुछ 11 से 12 स्लैब्स हैं, उनको कम करके 6 से 7 स्लैब्स कर दें और हायर स्लैब्स पे टैक्स रेट बढ़ाएं, यानी पर्सनल इनकम टैक्स कोई 150 से 200 अरब रुपए का लगाएं। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड जीएसटी का रेट है, जो कि आपको पता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोल पे और डीजल पे हमने कम रखा हुआ है, बिल्कुल 6 या 7% के लगभग है, उसको स्टैंडर्ड रेट 70% पे लेकर जाएं। पेट्रोलियम लेवी जो है ये 5 से 6 रुपए है, इसको 25 से 30 रुपए पर लीटर पर लेकर जाएं। ये फिजिकल साइड की सिर्फ चीजें हैं। मॉनेटरी साइड पे आपको पता है कि इस टाइम जो डिस्काउंट रेट है वो 7.25% है। तो आईएमएफ ये कह रहा है कि उसको 8.5% पे लेके जाए सही, और एक्सचेंज रेट जो है वो आपका कम से कम 180 पे हो। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं और जो बाकी कंडीशंस हैं वो इसके अलावा है। तो वो ये मैसिव एडजस्टमेंट्स और रेगुलेटरी ड्यूटी उसके अलावा है। अच्छा मेहताब, यहाँ पर ये भी बताइएगा इसके साथ साथ आप फ्रंट करें जी, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हमारे आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर ये किसी नतीजे पर पहुँच जाते हैं जिसकी उम्मीद जो है वह हुकूमत को बहुत ज़्यादा है, तो ये जो हमारा जो ग्रोथ है ये जो पहले बढ़ रही थी और उसके साथ साथ क्या वो भी मुतासिर हो सकती है, क्योंकि माशी तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ग्रोथ रेट जो है वो दोबारा से डैमेज हो सकता है, जो हुकूमत का जो हदफ है वो उस तक नहीं पहुँच सकेगी। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा क्योंकि अशाए खुरोनोश जो है उनमें जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम नहीं हो पा रही हैं, अवाम की कुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे रही है, तो टारगेटेड सब्सिडी जो हुकूमत ने ऐलान किया है, इस सब्सिडी देने का क्या तरीकाकार होगा? इससे पहले हमने देखा इकबाल चीमा साहब पहले ये ऐलान कर चुके, फिर उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि शौकत तरीन साहब अब आपको बताएंगे। तो ये क्या है, ये कौन सा ऐसा कलेक्टिव टैक्स का जो पैसा अभी तक मौजूद है, हुकूमत किस तरह इस्तेमाल करेगी, क्या तरीकाकार होगा, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, बुनियादी जो मसला है वो ये है कि आप जब भी टाइट फिस्कल, मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट की पॉलिसी अपनाएंगे तो ग्रोथ तो मुतासर होगी आपकी। लेकिन मैं उससे पहले इन्फ्लेशन पे जरा ज्यादा बात करना चाहता हूं। सही, आप ये देखें कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कि हफ्तावार महंगाई का डेटा जो है वो सामने आता है, वो दिखा रहा है, और कल वो डेटा आया है वो दिखा रहा है कि एसपीआई जो है वो को 14.5% लास्ट वीक में बढ़ी है, और वीक टू वीक बेसिस पे एसपीआई में 1.4% का इजाफा हुआ है। ये बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, और ये दिखा रहा है ये कि आपने जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ाई और बिजली की प्राइसेस बढ़ाई, उसका इफेक्ट जो है वो ये हुआ है कि एसपीआई जो है वो एक वीक में 1.4% उसके अंदर इंक्रीज हुई है। सही। और ये जो एसपीआई है ये बेसिकली जब ट्रांसलेट होगी आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशन के अंदर, तो डॉक्टर हफीज पाशा जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, सॉरी जी जी, कि जो अभी ओवरऑल सीपीआई 9% पे खड़ी है, ये नेक्स्ट मंथ से 12% पे चली जाएगी, यानी पाकिस्तान की ओवरऑल इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर आ जाएगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, आप ये देखें और देखने वाले इस बात को भी एनालाइज करें कि आपकी जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है वो सितंबर में कोई 19.6% पे खड़ी थी, और आपको पता है कि होलसेल से रिटेल पे चीजें आने में थोड़ा सा टाइम लैग होता है। तो यानी अगर आपकी होलसेल में आपकी इन्फ्लेशन 19% पे खड़ी थी, जबकि हुकूमत ने ये अनाउंस नहीं की थी बिजली और तेल की प्राइसेस, तो जब ये ट्रांसलेट हो जाएंगी तो फिर आप देख लें कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर किस हद तक बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन तो, और आप ये भी अंदाजा होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में वैसे ही प्राइसेस ज्यादा हैं। पाकिस्तान ने जब हमने 9-10 से 12 रुपए जो है वो ऑयल की, पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ाई थी, तो आपको पता है टाइम लैग से जो है वो प्राइसेस पास ऑन होती हैं। बिल्कुल, वो प्राइसेस जो है वो $76 और $78 पर बैरल थी।
और अभी 84-85 को तो वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में टच कर चुकी हैं। यस। तो अभी तो हुकूमत के पास इसके अलावा कोई हल नहीं है कि ये पेट्रोल की प्राइसेस को मजीद बढ़ाया जाए, और मजीद बढ़ेंगी। या तो ये है कि हुकूमत अपने टैक्सेस में मजीद कमी कर दे, जो कि पहले ही इन्होंने कम रखे हुए हैं। मैं समझता हूं कि अगर हमने IMF के प्रोग्राम में रहना है तो शायद ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। अब ग्रोथ जो है, अगर हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो अगर आपने मजीद टैक्सेस लगाने हैं और आपने पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा करना है और आपने टाइटनिंग करनी है और आपने डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट को मजीद ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ रही है, तो ग्रोथ का जो टारगेट था 4.8% वो डेफिनेटली हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान की ग्रोथ अगर हम IMF के प्रोग्राम में जाए या ना भी जाए तो मैं समझता हूं कि हायर बेस की वजह से, क्योंकि ये जो पिछला साल है इसकी ग्रोथ जो 4% थी ये थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो मौजूदा साल है इसकी ग्रोथ जो है वो 3.5 से 4% से ज्यादा नहीं होगी। सही। अच्छा साहब, ये भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा गया है कि ये जो मईशत के हवाले से जितने भी जो मौज़ूआत होते हैं अमूमन अपोजिशन जो है वो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करती है। क्या वाकई हुकूमत ये कहने की जो पोजीशन जो ले रही है कि आलमी सतह के ऊपर महंगाई है, ये वाकई ये बात दुरुस्त है, या आप समझते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है ये हुकूमत के कहीं ना कहीं गलत फैसलों से भी हुई है? देखें, इसमें दोनों चीज़ों का किरदार है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, आप मुझे बताएं ना, हम एक ज़री मुल्क है और इसमें हुकूमत की पॉलिसीज को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आपका पिछले साल का इंपोर्ट का बिल कोई $8.4 बिलियन रहा है। आपने एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद गंदम इंपोर्ट की, शुगर इंपोर्ट की, पल्सेस इंपोर्ट की, पाम ऑयल इंपोर्ट किया, हत्ता कि कॉटन इंपोर्ट किया। तो आप कैसे जो है हुकूमत की जिम्मेदारी से जो है हुकूमत पहले तय कर सकती है? अगर आपकी पॉलिसीज ठीक होती, आप ठीक तरीके से गंदम का क्राइसिस मैनेज करते, शुगर का क्राइसिस मैनेज करते, तो शायद पाकिस्तान का इंपोर्ट का बिल इतना ज्यादा ना होता। इसलिए हुक्मरानों की गलती जो है वो है, और इससे हम उन्हें बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते। ठीक ठीक। तो ये इन्फ्लेशन बेसिकली मिसमैनेजमेंट की वजह से और इंपोर्ट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है, और इससे हम कमी कर सकते थे अगर हम अपनी प्रोडक्शन पे और प्रोड्यूस को सही तरह से उन चीज़ों को मैनेज करते। दोनों अवामिल इस चीज़ के अंदर, दोनों अवामिल जो है वो मौजूद है। महताब हैदर सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया अपने वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं सर, और दूसरे प्रोग्राम में जो मौजूद जो है उसके हवाले से बात करते चलें कि फैटफ के हवाले से हमने बात की, आगाज़ में की कि फैटफ के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर से जो है कि दोबारा से ग्रे लिस्ट में रखने का जो फ़ैसला किया गया है, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी अहम पेशरफ्त हो रही है। इन दोनों अहम मौज़ूआत के ऊपर भी बात करेंगे, मगर यहाँ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद लाज़मी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे अहम मौजू के ऊपर, फैटफ के हवाले से और अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवीद अमान खान साहब। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि फैटफ के हवाले से हमने ये देखा कि फिर एक बार फिर से आइंदा के इजलास के लिए हमें एक जिसे कहते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना फिर लगा दिया गया है। 27 नुकात हैं, 26 नुकात पर अमल दरामद कर लिया, एक नुक्ते के ऊपर नहीं किया अमल दरामद। फैटफ ये कह रहा है कि मज़ीद भी आपको कुछ करने की ज़रूरत है। नहीं लगता आपको दुनिया का दोहरा में आ रहा है, या कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में कोई कमी रह गई है? अच्छा, खूबसूरत सवाल है आपका अब्बास। बात ये है कि दुनिया का ताकतवर इदारों का और ताकतवर ममालिक का हमेशा से ही दोहरा मयार रहा है। सही। देखना ये होता है कि हमने अपने मुल्क की पॉलिसीज़ को किस तरीके से दुनिया के पॉलिसीज़ के साथ कंपैटिबल करना है। हमें दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ताकतवर ममालिक के साथ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए अपने मुल्क में इस्तेहकाम लाना होगा। वो इस्तेहकाम सियासी तौर पे, सफारती सतह पे और फिर लॉबिंग की सतह पे है। हम सबसे पहले जिन ममालिक में सियासी इस्तेहकाम होता है वहाँ पे मुआशी इस्तेहकाम आ जाता है। सही। जितना ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम होगा, जितना आप
रिलायबल होंगे, जितना आपकी साख ज़्यादा अच्छी होगी दूसरे ममालिक की और दूसरे इदारों की नज़र में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए मामलात को आगे बढ़ाना आसान होगा। मुआशी जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, वो दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेटिस्फाई नहीं करते। यानी जो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि बरसों से मुआशी बहरान रहता है, सियासी बहरान रहता है। ये वो तो बहरान हैं जो मज़ीद बहरानों को जन्म देते हैं और हमें दुनिया के दूसरे इंस्टीट्यूशन से वो मुफादात नहीं मिलते जो हमें मिलने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ये देख लीजिए कि जो हम लॉबिंग में बहुत कमज़ोर हैं पूरी दुनिया में। हमने 26 नुकात पे अमल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद हमारी ये हालत है कि हम समझते हैं कि शायद हमें वो वहाँ से बेनिफिट्स ना मिल सके जो हमारा मकसद है। बिल्कुल। यहाँ हम लॉबिंग में, सफारतकारी में पूरी दुनिया में वो महारत के साथ उन जगहों पे अपने लिए जगह नहीं बना सके जहाँ हमें बनानी चाहिए, और हमें दूसरे ममालिक से, अपने हमसायों से इस मद में सबक सीखना चाहिए। और मुझे तो इस बात का भी बड़ा अफसोस होता है कि हम 25 करोड़ के लगभग का मुल्क हैं, लेकिन हमें एक भी ऐसा मईशतदान नहीं मुयसर जो इस मुल्क की मईशत को आगे ले जाए। हमें सेल्फ रिलायंस पर भी जाना होगा, जैसे रेकोडेक है, बलूचिस्तान के ज़खायर हैं, हम उनसे इस्तेफादा करें। हम अपने मुल्क को रोज़गार भी फराहम करेंगे अपने नौजवानों को, उससे ज़ाहिर है कि अच्छा सर, यहाँ पर पॉलिसी के हवाले से आपने अहम जो है वो बातें की हैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि टर्की के हवाले से भी फेटअप का ऐसा ही फैसला जो है वो हमारे सामने आया। टर्की की बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि सिफारती पॉलिसी हमसे कई गुना बेहतर हो सकती है। यूरोपीय यूनियन में उसके जो मामलात हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं, अलग हैं। आपको नहीं लगता कि फेटअप का एक ऐसा इदारा बना दिया गया है जो दुनिया के ऊपर अपने मकासद की तकमील के लिए, दबाव के लिए इस्तेमाल होता है? चूँकि अमेरिका ने हमसे डूमोर का मुतालबा किया था अफगानिस्तान के ऊपर, हमने इनकार कर दिया, और ऐसे बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें थीं जिसके ऊपर हमने इनकार किया, अब हमें जो है वो फेटअप के ज़रिए, IMF के ज़रिए धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और टर्की के साथ भी ऐसा ही मामला है। अच्छा, ये बात दुरुस्त है। अमेरिका और यूरोप के हाथ में हैं दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तमाम दुनिया उन्हीं की तरफ देखती है अपनी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए। सही है। लेकिन हम अपने मुल्क की बात करते हैं। ठीक है। बात ये है कि अगर हमने उनके दबाव से निकलना है, अगर हमने उनकी ब्लैकमेलिंग से निकलना है, तो हमें बहुत सारी सूझ सबूझ की ज़रूरत है। बैठ के हमें तमाम इदारों को, बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम माहिरीन को, मईशतदानों को बैठकर एक छत के नीचे पॉलिसीज़ को वज़ा करना है, उनमें इस्लाहात लानी है, और ये फैसला करना है कि हम किस बावकार अंदाज से अपने मुल्क को, अपनी कौम को आगे बढ़ाएं। अगर हमने अपने दोस्त ममालिक से, इवन हमने अपने दुश्मन ममालिक से भी इकोनॉमी को सहारा देने और मुल्क की सियासत को इस्तेहकाम देने का सबक ना सीखा, तो हम इस दौर में बहुत पीछे रह जाएंगे और ये इदारे और ये ममालिक हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो इस हवाले से हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करें। ये बात बहुत अहम है जो आपने कही है कि आदम जो सियासी जो बहरान हमारे, ख़ास अगर बात कीजिए कि इन 3 सालों में जो हमने अपने इस मुल्क में देखा है, किसी भी नेशनल सतह के ऊपर या बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जितने अमूर जो पाकिस्तान से मुंसलिक है, उसके हवाले से हमने अपनी सियासी क़यादत को एक पेज पर आते हुए जो है वो नहीं देखा। अच्छा, इसके साथ साथ बात कर लेते हैं फेटअप के हवाले से अफगानिस्तान का मामला भी चूँकि जुड़ा हुआ है। वज़ीर ख़ारजा का भी अहम दौरा हुआ है, DGISI भी उनके हमरा थे। कैसे देखते हैं इस दौरे को? इंसानी बहरान के ऊपर बात की गई है, हुकूमत ये कह रही है, और इसके साथ साथ जो बॉर्डर के ऊपर तुरखम बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है, और फिर हम फ़्लाइट ऑपरेशन भी जो है वो मुअत्तल कर देते हैं। तालिबान का जो रवैया है हमारे साथ ऐसा है, और हम दुनिया को ये कह रहे हैं कि इनको तस्लीम कर लें चूँकि ये बदल गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान कन्फ्यूज़ है, अफगानिस्तान के हवाले से भी कंफ्यूज है। अच्छा, पाकिस्तान को एक पॉलिसी वज़ा कर लेनी चाहिए अपने हमसाया ममालिक के हवाले से, और फिर यूरोप और अमेरिका के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से। हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो DGISI फैज़ हमीद साहब का ये अफगानिस्तान का दूसरा दौरा है तालिबान के टेक ओवर करने के बाद। वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा है। अब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान ने, ये कन्फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बाकायदा तस्लीम नहीं किया, लेकिन हमारे DGISI 2 दफ़ा वहाँ तशरीफ़ ले जा चुके हैं, तस्लीम ना करने के बावजूद। वाज़े तौर पे हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बाकायदा तस्लीम करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन वो वहाँ पे तशरीफ़ ले गए। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान पहले दिन से ही अफ़गानिस्तान को अनऑफिशियली तस्लीम कर चुका है।
तो अगर आप अनऑफिशियली कर चुके हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, या आप दुनिया के मैार के मुताबिक चलें, या फिर आप अपनी उस जो पॉलिसी है उसको एक कदम आगे लेके जाएं और आप कह दीजिए कि जी हम आपको तस्लीम करते हैं, और उसके बाद फिर आप उनके साथ डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रिलेशनशिप को उसी अंदाज से लेकर चलें। ये जो पाकिस्तान ने बेड़ा उठाया हुआ है कि हम चूंकि एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों से मुतासिर हो सकता है अगर अफगानिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम होता है, तो उस हवाले से जो पाकिस्तानी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि हम काविशें कर रहे हैं दुनिया को और तालिबान को जो दोबारा से एक मेज़ पर ला सकें और तालिबान जो है वो कायल हो सकें जो दुनिया उनसे डिमांड कर रही है। मगर आपने ये देखा होगा कि जो वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा हुआ उसके दौरान जो तालिबान की जानिब से बात की गई है, उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह बात कर दी कि चूँकि दुनिया में कहीं भी अगर हुकूमत बनती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी हुकूमत बनती है, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बंदों का इंतखाब करता है। तो हमसे ये क्यों डिमांड किया जा रहा है कि अबूरी हुकूमत बनाई जाए, सारों को साथ मिलाया जाए? इस हवाले से आपको लगता है कि तालिबान अबूरी हुकूमत के हवाले से उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम है जो उन्हें अच्छी लगती है? अच्छा, एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की काविशों के हवाले से, ये कैसी काविशें हैं अच्छा, जिन्हें ना अफगानिस्तान और तालिबान तस्लीम करते हैं, ना यूरोप और अमेरिका तस्लीम करते हैं। सही। और पाकिस्तान की उन काविशों को वो तस्लीम करते हैं जिनको हम तस्लीम नहीं करते। यानी हम जो अफगानिस्तान में हमारा जो अमल दखल है उसको तो अमेरिका, यूरोप और अफगानिस्तान भी मानते हैं कि ये हमारा अमल दखल है। हम नहीं मान रहे, हम कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जो ये इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अगर हम उनके साथ कोई हाथ बढ़ाते हैं तो फिर वो उसको तस्लीम करें बजाय इसके कि वो झटक दें। ये हमारी सफारत की बारीकियों से आप समझें कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। अफगानिस्तान के हवाले से भी देख लीजिए। तो हमें ये देखना होगा कि हम अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को अहमियत दें, उनके साथ ताल्लुकात का कायम रखें और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को कायम रखें। अब अगर तालिबान की हुकूमत है तो तालिबान के साथ डेफिनेटली जो रूलिंग पार्टी या रूलिंग क्लास होती है उसके साथ ज़्यादा होता है, लेकिन बायने ही गुलबदीन हिकमत यार, अब्दुल्ला के साथ, करज़ई साहब के साथ और दूसरे जितने भी हैं उनके साथ भी हमें मतवाज़न ताल्लुकात को रखना है, ताकि जिस वक्त कहीं कोई कमी बेशी हो ताल्लुकात में के तवाज़न में तो हम चीज़ों को संभाल सकें। अगर हमारा तमाम झुकाव तालिबान की तरफ हो जाएगा और तालिबान फिर उसको मानेंगे भी नहीं, तो फिर हम तालिबान की तरफ से भी नुकसान उठाएंगे और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वहां से भी हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से हमें चाहिए कि हम अफगानिस्तान अच्छा, ये जो आपने बात की कि तालिबान भी हमारी बात नहीं मानेंगे, आपको लगता है कि टीटीपी के मामले के ऊपर उन्होंने तो कह दिया कि जागते रहना, साढ़े तना रहना। हम ये देख रहे हैं कि वाक़यात भी आए रोज़ हो रहे हैं और इसी असना में जो है वो वज़ीर ख़ारजा का भी अहम दौरा होता है। तालिबान कितनी सिंसियर आपको नज़र आती है टीटीपी के ख़िलाफ़? अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि तालिबान ने वाज़े तौर पे पूरी दुनिया को, न सिर्फ पाकिस्तान को, उन्होंने चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान सभी को ये इंडिकेशन दे दी है कि हम इस मामले में आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। अच्छा, वो ये कहते हैं कि अगर आपके मामलात ख़राब हैं तो आपके ख़राब हैं। ठीक, आप अपने मामलात उनके साथ खुद सीधे करें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से कहते हैं, तो टीटीपी की बात होती है तो कहते हैं जी आप खुद उसको देखें। हम क्यों देखें? अच्छा, क्योंकि अगर वो उनको देखेंगे तो इसको भी वो किसी भी ग्रुप के साथ मदाखलत समझते हैं। अच्छा, चाइना के साथ भी ये सूरत हाल है, रशिया के साथ। इसी वजह से जो शुरू में ये तमाम रीजनल कंट्रीज तालिबान और अफगानिस्तान के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, अफगानिस्तान और तालिबान के इस जवाब के बाद वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे चले गए। चाइना भी थोड़ा सा पीछे हट गया, रशिया भी थोड़ा सा पीछे हट गया, वो पीछे हट गए क्योंकि ये उनका रिस्पॉन्स तालिबान का इस हवाले से मुनासिब नहीं था। वजह ये थी कि जब आप मुल्क में आ गए, इक़्तिदार में आ गए, तो अब आप दुनिया के उस अंदाज को और मयार को और पॉलिसीज़ को और हिकमतों को भी जाने जो आपने इक़्तिदार में आने के बाद मलहूज़ खातर रखनी है और मुल्क को और कौम को आगे बढ़ाना है। ये ऐसे ही है जैसे पीटीआई पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ गई, कोई होमवर्क नहीं था, सिर्फ सड़कों पे हंगामों का होमवर्क था और वही तजर्बा था उनका सारा। बिल्कुल 22 बरस का जो तजर्बा था वो सड़कों का था। अब सड़कों के तजर्बे से आप हुकूमत नहीं चला सकते। यही अफगानिस्तान में 20 बरस की उनकी सिर्फ गोली चलाने की और हंगामों की और लड़ाई का तजर्बा था। अब उन्होंने पैरेलल वो चीज़ें तैयार नहीं की थी जो दुनिया के साथ उनको लेकर चल सके। मिसाल के तौर पे अब उनको ये भी सही तरीके से नहीं पता कि फाइनेंशियली हम जब आएंगे, क्राइसिस आया तो हम दुनिया को कैसे अपने साथ मिलाएंगे। ठीक,
और लेकिन ये जो कहते हैं कि कतर में चूंकि इनका एक सियासी एक्टिविटी भी शुरू की गई तालिबान की जानिब से, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, उन्होंने पेशरफ रहे, काफ़ी पेश रहे इन तमाम अमूर के ऊपर, तो ये तासुर दिया गया कि तालिबान चूँकि हैं वो अब दुनिया के से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं, वो उनका अंदाज़ बदल चुका है। इसका भी जवाब दीजिएगा और इसके साथ साथ ये भी मुझे बताएं कि ये जो तासुर हमारी हुकूमती और रियासती दोनों सतह के ऊपर है कि TTP और जो तालिबान अफ़गान तालिबान हैं ये अलग हैं, आप समझते हैं कि दोनों अलग हैं या एक ही लिटरेचर है, एक ही कंटेंट है, एक ही सोच है, एक ही फ़िक्र है? अच्छा, ये अलग नहीं हैं, ये हैं एक ही, लेकिन आप ये समझ लें कि वो वहाँ पर अपने आप को खुद मुख्तार समझते हैं और हमारे मुल्क में ये अपने आप को खुद मुख्तार समझते हैं। लेकिन ऐसे होता रहा है दुनिया के दूसरे भी मुस्लिम ममालिक में कि एक पार्टी एक मुल्क में है तो उसका कोई ना कोई विंग दूसरे मुल्क में भी मौजूद होता है और काम कर रहा होता है। ऐसा ही यहाँ भी है। यहाँ पर जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो पाकिस्तान तालिबान के ऊपर इन्फ्लुएंस ज़रूर रखते हैं। वजह ये है कि जब भी हमारे TTP के लोग कोई कार्रवाई करते हैं तो अफगानिस्तान से कोई मजम्मत नहीं आती, तालिबान की तरफ से कोई मजम्मत नहीं आती, बल्कि वो वहाँ पे खामोशी इख्तियार करते हैं। उनकी जो खामोशी है वो इसको ये तायद समझते हैं। वो इसलिए नहीं टैक्टिकली इनमें मदाखलत करते कि अगर हमने इनको प्रेशर डाला और इनको ख़त्म करने की कोशिश की या इसमें हुकूमत पाकिस्तान को इनके खिलाफ मौसर करने की कोशिश की तो जो हार्ड लाइनर्स पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इनमें से निकल के दाइश और अलकायदा को ज्वाइन कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करने के बाद वो अफगान तालिबान के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने दाइश की बात की तो आपको ये लगता है कि दाइश से लड़ने के लिए इतनी कैपेसिटी है अफगान तालिबान की? चूँकि हमने देखा कि काबुल के ऊपर भी हमला हो चुका, उन्होंने सरेआम किया, एतराफ़ भी किया, और काबुल से ज़्यादा अहम है कंधार जहाँ से अफगान तालिबान का जन्म हुआ, वहाँ पर उनका इलाका, आप उनको कह लें कि उनका गढ़ है, वहाँ भी ऐसी कार्रवाई होना आपको लगता नहीं है कि अफगान तालिबान की कैपेसिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि ये जो दावे कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, दाइश के खिलाफ जो है वो सख्त मुज़ामत करेंगे, नहीं कर सकते, इतनी कैपेसिटी नहीं रखते? एब्सोल्युटली, आपकी बात दुरुस्त है। जो कंधार का हमला है वो उसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है। वो है कि घर में घुस के मारना। बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए कि तालिबान की हुकूमत को उनके घर में उनकी जो जहाँ पे पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल उनकी ओरिजिन है वहाँ पे उन्होंने घुस के हमला किया और वो कामयाब रहे। ये हमारे जो अफगान तालिबान हैं ये इक़्तिदार में आने से पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ ये किया करते थे। आज ये है कि इक़्तिदार में आने के बाद वो इन कार्रवाइयों को फेस कर रहे हैं और उनको रोकने में कामयाब नहीं हो सक रहे। तो इसलिए ये उनकी इंतज़ामी एतबार से और उनकी कैपेबिलिटी के एतबार पर से ये एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि वो उनको कैसे रोकेंगे। अगरचे वो ये कहते हैं कि दाइश या अलकायदा वहाँ पे तादाद में बहुत कम है लेकिन असरात में तो बहुत मौसर हैं, जहाँ चाहते हैं वो हमला कर देते हैं। और उन्होंने काबुल में और कुंदूज में हमला किया, उन्होंने कंधार में किया और पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं वो भी नहीं रुक रहे। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की और डिस्कशन की ज़रूरत है। इलाकाई ममालिक को फिर से बैठने की ज़रूरत है, चीज़ों को वज़ा करने की, एक दूसरे को समझने समझाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं जब तक पूरे इलाके में अमन कायम नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास लास्ट जो है वो 1 मिनट रह गया है। मैं आपसे जल्दी से ये जानना चाहूँगा कि आपको लगता नहीं है कि अमेरिका का जो इनखला है वही तमाम तर चीज़ों की एक वजह भी सामने है? क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि ये ख़ित्ता जो है अगर इस्तेहकाम में रहा तो उसी को नुकसान है, अदम इस्तेहकाम रहा तो उसको फ़ायदा। ऐसा तासुर ठीक है? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। अमेरिका और इंडिया का मौक़िफ़ यही है कि जितना अदम इस्तेहकाम होगा यहाँ पर उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये जो CPEC का मामला है ये असल में उनके लिए मुश्किल का बायस है। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया अगर यहाँ पे अमन हो जाता है और यहाँ तरक्की होती है तो उसको वो समझते हैं कि यहाँ उनके लिए मुआशी और सियासी मौत है। इसीलिए उन्होंने एक नया फोरम बनाया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका, इन्होंने इस पूरे रीजन के खिलाफ इकोनॉमिकली उसको घेरा तंग करने के लिए आगे बढ़े। तो उसमें हमें चाहिए कि हम थोड़ा सोच समझ के हमें जो है अपने इक़दाम को लेना होगा। नवीद अमान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।